टीवी गरीब बेटी की जीत। एक गांव में सुंदर और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम वानी। सुंदर को अपनी बेटी बहुत प्रिय थी। हर दिन मजदूरी का काम करके बहुत मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। वानी भी बहुत अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन उसकी पत्नी सुजाता को सारी कमाई बेटी के पढ़ाई के पीछे ही जा रही है, इस बात पर बहुत अफसोस होता था। ऐसे एक दिन सुंदर खाना खा रहा था कि आपसे थोड़ी बात करनी है जी। थोड़ी बात क्यों, पूरी ही बात करो। तुम्हें मना करूँगा क्या? मेरी बातों पर गुस्सा आ सकता है आपको। अच्छा, अब गुस्सा दिलाने वाली बात है तो मत कहो। अगर नहीं बताऊंगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो फिर कहो। वो हमारी बेटी की पढ़ाई। ऐसे बोल रही थी कि सुंदर खुश होते हुए अच्छे से पढ़ रही है ना? वो मेरी बेटी है, उसे पढ़ाई बहुत पसंद है। अभी तक जितना पढ़ा है काफी है जी, अब रोक देंगे। ऐसे कहते ही सुंदर शौक खाना रोक कर अपनी पत्नी की तरफ देखकर, क्या है, जोक मार रही हो? हंसी नहीं आई? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अरे क्या बोल रही हो तुम? ऐसे बोलते ही सुजाता सुंदर को खाना परोसते हुए उदासी भरी धीरे आवाज में, हम जो भी मेहनत करते हैं उसके पढ़ाई में लग जाता है। कर्जा भी कर रखा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कल या परसों तो उसकी शादी करवानी है, 1 रुपये भी जमा नहीं हुए। कैसे शादी करवाएंगे? और वो बड़ी बड़ी पढ़ाई करेगी तो उससे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को देखना पड़ेगा उसके लिए। इतना बड़ा रिश्ता तो दहेज भी देना होगा, कितना खर्च होगा, एक बार सोचिए ना। ऐसे बोल रही थी कि सुंदर चुपचाप सुन रहा था। हमारी बेटी को अच्छे स्थान पर देखने का मन करता है हमें, लेकिन उस स्थान पर ले जाने के लिए सिर्फ आशाएं काफी नहीं ना जी, पैसे होने चाहिए। हमारे पास हमारे खाने के लिए नहीं, ऐसे में इतनी बड़ी पढ़ाई कैसे? ये सब हमारी हैसियत से ऊपर आशाएं हैं। ऐसे कहते ही सुंदर हाथ में खाने का निवाला प्लेट में डालकर जोर से सांस लेकर छोड़कर, तुम सच कह रही हो, पर मेरी बेटी को पढ़ाई बहुत पसंद है। वो मेरी जान है, इकलौती बेटी है वो सुजाता हमारी। उसकी पसंद के लिए हम थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? उसे पढ़ाने के लिए मैं कितनी भी मेहनत करूंगा। वो काम ये काम नहीं, सारे काम करूंगा। मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा, किसी न किसी दिन वो बड़े स्थान पर होगी। तुम ये सब सोचकर मन खराब मत करो। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। सुजाता भी और कुछ नहीं कहती। इनकी सारी बातें बगल के कमरे में बैठी वानी सुन लेती है। उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये जानकर वानी अपने आंखों से आंसू बहा रही थी। आंसू पोंछकर वहाँ उसके पिता के पास आकर, पापा। क्या बेटा? वो तुम्हारी माँ की बात सुनी? ऐसे कहते ही चुप हो जाती है। तुम कैसे, ये मत सोचो, बस क्या करना है ये सोचो। पढ़ो बस, ठीक है? किताबें खरीदनी थी ना तुम्हें, चलो। ऐसे बोल रहा था कि वानी चुपचाप खड़ी थी। सुंदर वानी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, चलो बेटा, ऐसे बोलकर वहाँ से ले जाता है। ऐसे सुंदर तकलीफों के बावजूद भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन वानी बगल के गांव के लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई पूरी करके घर लौटकर आ रही थी कि प्रिया नाम की लड़की कार में बहुत तेजी से आते हुए कीचड़ में से जाते हुए रोड के बगल में चल रही वानी को कीचड़ में गिरने जैसा करती है। कीचड़ गिरते ही वानी गुस्से से, ए, देखकर चलाने नहीं होता? ऐसे कहते ही प्रिया कार रोककर उतरकर वानी के पास आते हुए, क्या बोल रही है रे? देखकर चलाना चाहिए ना, कहा? तुझे ही देखकर चलना चाहिए था। बड़ी पढ़ाई कर रही हो, इस घमंड में ही रहोगी तो ऐसे ही कीचड़ उड़ेगा, समझी? प्रिया, हाँ क्या है? खाना ठीक से खाने को नहीं, लेकिन घमंड तो बहुत है। मजदूरी का काम करने वाली तुझे क्यों चाहिए रे? IAS IPS वगैरह
चुपचाप से किसी से शादी करके तू भी मजदूरी का काम करना। पैसे वालों को पढ़ना चाहिए ऐसे कहीं नहीं लिखा। देखती रहो, एक दिन मैं अपने पैरों पर जरूर खड़ी होंगी। अच्छा, वो भी देखेंगे। जा जा। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वानी भी घर आ जाती है। वानी हर दिन पढ़ाई करती रहती थी। उसकी माँ को मैं काम करती हूँ ऐसे कहती भी तो नहीं, मैं कर लूंगी ऐसे कहकर बेटी को कोई काम नहीं बताती। ऐसे एक दिन सुंदर काम पर से घर आ रहा था कि दारू पीकर लॉरी चला रहा एक आदमी सुंदर को ठोक देता है। लॉरी के ऐसे ठोकते ही सुंदर मर जाता है। सुंदर की मौत सुजाता के परिवार को बर्बाद कर देती है। माँ बेटी दोनों सुंदर को याद करते हुए रो रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सुबह सुजाता काम पर जा रही थी कि वानी आकर, माँ। क्या बेटा? मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलती हूँ। तुम काम पर चलोगी? हाँ माँ, तुम अकेले ही कितनी मेहनत करोगी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम्हें पढ़ाना तुम्हारे पापा का सपना था बेटा। हम उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके सपने को पूरा करो। लेकिन माँ, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारे पापा का सपना है। तुम्हारे पापा के लिए पढ़ना होगा बेटा। ऐसे कहकर चली जाती है। उस दिन से सुजाता मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। वानी बहुत ही पसंद से पढ़ाई करती। ऐसे 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सुजाता घर पर काम कर रही थी कि घर के सामने कोई जीप रुकने की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही सुजाता बाहर आकर देखती है। कौन? ऐसे बोलकर आगे चल रही थी कि उसमें से वानी आईपीएस ऑफिसर के कपड़ों में उतरती है। वो देखकर सुजाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वानी? ऐसे बोलकर आंखों में खुशी के आंसू से आगे चल रही थी। सामने से वानी भी ऐसे ही आकर, वानी वहाँ से अंदर आकर दीवार पर टंगी पिता की तस्वीर के सामने आकर उसके पिता को सल्यूट करके, पापा, आज आपका सपना पूरा हो गया, आपकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। ऐसे बोल रही थी कि सुजाता रो रही थी। ऐसे वानी मेहनत से पढ़कर उसके पिता के सपने को पूरा करती है, अपनी गरीबी को मिटा देती है। एक गांव में गोविंद और गीता नाम के पति पत्नी रहते थे। गोविंद बहुत अच्छा था। अपने दादा परदादा से आए हुए जायदाद को मेहनत से बढ़ाकर पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहने का सोचा। लेकिन वो जितना भी कमाता, उसकी पत्नी गीता उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। गीता की बहुत आशाएं थी, बहुत किटकिटी थी, हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाती रहती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गोविंद खेत से घर लौट आते ही, गीता, गीता थोड़ा पानी दे दो। ऐसे बोलते ही कमरे में बैठी गीता जोर से चिल्लाते हुए, हाथ खाली नहीं है, जाकर ले लीजिए, कहती है। गोविंद हाँ कहकर पानी पीकर आकर, गीता, चाय तो बनाकर दे दो। हाथ खाली नहीं है, जाकर बना लीजिए। ऐसे कहते ही गोविंद शॉक, अच्छा, खाना तो बनाया है ना? हाथ खाली नहीं है, जाकर बना लीजिए। ऐसे कहते ही गोविंद को बहुत गुस्सा आता है। कमरे में बैठी गीता के पास आकर, जो भी कहता हूँ हाथ खाली नहीं है, हाथ खाली नहीं है, ऐसा क्या कर रही हो उन हाथों से? हाँ, ऐसे बोलकर कमरे में आकर देखकर शॉक। गीता आराम से सोई थी। वो देखकर, क्या है, पैर फैलाकर सोई हो एकदम? ऐसा क्या काम कर रही हो जो तुम्हारे हाथ खाली नहीं है? हाँ, सुबह मेरे पति ने मुझसे कहा था मेहंदी लेकर आएंगे, वो लगाया है ना, इसलिए हाथ खाली नहीं। मेहंदी? मैं मेहंदी नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? ऐसे कहते ही गोविंद शॉक। क्योंकि काम में पड़ गया तो भूल गया। नहीं नहीं, इसके लिए क्यों लेकर जाऊं? सोच कर ही ना लाए नहीं। मेरी बातों पर अभिमान और मेरे ऊपर थोड़ा भी प्यार रहता तो क्यों नहीं ले आते? हाँ, समझ गई, घर की मुर्गी डाल बराबर होती है, ये कहावत ऐसे ही तो नहीं। अरे अरे, मेहंदी के लिए इतनी बड़ी बातें क्यों?
अब जाकर पत्ते नहीं पेड़ ही ले आऊंगा। तुम अपना रोना रोको, बहुत ही वाहियात है। मतलब मेरा रोना भी आपको पसंद नहीं? बीवी रो रही है तो संभालने के बजाय वाहियात कह रहे हो आप। पति का पत्नियों का शिकार बनने का फर्स्ट रीजन क्या है पता है? पतियों का ये मुंह। शिट, इसकी भैंस की आंख। जब से शादी हुई है तब से देख रहा हूँ, किसी भी दिन तुमने हंसकर बात किया है? मतलब मैं एक नंबर की रोतड़ू हूँ ऐसे कहना चाहते हो? ऐसे बड़ा सा मुंह खोलकर रोना शुरू कर देती है। गोविंद कुछ बोले बिना सर पीटकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही गीता गया या नहीं रोते हुए झुकते हुए देखकर चला गया ये कंफर्म करके रोना बंद करके आंखें पोंछकर चले गए। ये बादाम मैंने कहाँ रख दिए? तकिए के नीचे। ऐसे बोलकर बादाम लेकर खा रही थी, तभी उसका बेटा विष्णु आकर, माँ, जब तक पापा थे तब तक रो रही थी, पापा के जाते ही रोना बंद कर दिया। पागल, वो जब देख ही नहीं रहे तो क्यों रोना? उनकी मौजूदगी में रोएंगे तो सारे काम करेंगे। जब वो है ही नहीं तो क्यों रोना? आंसू वेस्ट जाएंगे ना। आओ बादाम खा लो। ऐसे बोलकर चौखट की तरफ देखती है, वहाँ गोविंद खड़ा था। उसे देखते ही गीता शॉक, मुंह में रखा बादाम गिलते हुए ऐसे फिर से रोने लगती है। वो देखकर गोविंद, रोको, तुम और तुम्हारा ये रोना, अभी तो बदल जाओ। ऐसे बोलकर चला जाता है। ऐसे वो दिन गुजर जाता है। सुबह हॉल में बैठकर गोविंद फोन पर बात कर रहा था। हाँ ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे आने की खबर सुनकर मैं कहाँ जाऊंगा, इंतजार करूंगा। ऐसे फोन रखकर बगल में देखकर शॉक। बगल में उसकी पत्नी गीता उसे ही देखते बैठी थी। क्या है, लंका की लंकनी की तरह ऐसे बराबर में बैठकर मुझे घूर रही हो? मैं कहीं नहीं भाग रहा। मतलब मैं राक्षस नहीं हूँ? उसमें कोई शक है क्या? अच्छा, फोन पर कौन था? मेरी बहन, वो कल राखी है ना, कहीं मत जाना भैया, कल मैं आऊंगी ऐसा कह रही थी। तो फिर कहीं नहीं आएंगे? नहीं। मतलब आप अपनी बहन के लिए मुझे छोड़ देंगे? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कहाँ छोड़ दूंगा, इतनी नसीब कहाँ मेरी। देखो देखो, आपके मन में तो कब से ये बात थी मुझे छोड़ने की। अरे क्या बोल रही हो, होश में ही बात कर रही हो ना। राखी बांधने के लिए मेरी बहन आ रही है ऐसा कहा, लेकिन तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसा तो नहीं कहा ना। अच्छा, तो फिर कल सुबह मेरे भैया के पास जाएंगे? क्यों? क्यों क्या जी? जैसे आपकी बहन आपको राखी बांधेगी वैसे मैं भी अपने भैया को राखी बांधूंगी ना। हाँ बांधोगी। तो कल सुबह चलते हैं। कल छोटी आ रही है, मेरे भैया भी बहन आ रही है सोचकर इंतजार करेंगे। मुझे भी जाना है ना। तो फिर तुम अकेली ही जाओ। अकेली क्यों जाऊंगी भला? आपको भी चलना होगा। अरे अरे, मेरी बात मानो। मेरी बहन वो राखी बांधने के बाद लौटकर चली जाएगी ना, उसके जाते ही हम दोनों मिलकर तुम्हारे भैया के यहाँ जाएंगे, ठीक है? जरूरत नहीं, पहले मैं भैया को बांधूंगी, चाहो तो अपनी बहन को बाद में बुला लेना। तुम नहीं मानोगी, राक्षसनी कही की। ऐसे बोलकर अपनी बहन को फोन मिलाकर, बहन शांति, तुम कल शाम को आना बहना, तुम्हारी भाभी उनके भैया के घर जाने को कह रही है। कोई बात नहीं, इस गांव से सुबह ही बस है हमारे गांव के लिए। मैं सुबह आ जाऊंगी, आप भाभी के घर जाकर आइए, आपके आने तक इंतजार करूंगी। मेरी प्यारी बहन, ठीक है बहन, रखता हूँ। ऐसे बोलकर फोन रखकर, सुबह जाकर दोपहर तक आना होगा, ठीक है? देखा जाएगा। ऐसे बोलकर वहाँ से उठकर जाते हुए आप दोनों को इतनी आसानी से कैसे मिलाऊंगी, ऐसे सोच रही थी। सुबह होते ही गीता और गोविंद गीता के मायके आते हैं। गीता अपने भैया मोहन को राखी बांधती है। और क्या समाचार जीजा जी? सब बढ़िया है जी। ठीक है फिर हम चलते हैं, छोटी घर आने वाली है, अब तक बहुत देर हो चुकी है। ऐसे कहते ही गीता गुस्से से, अभी आकर अभी चले जाएंगे, रुकिए ना कुछ देर रुकते हैं। ऐसे कहते ही गोविंद भी कुछ नहीं कहता। ऐसे
ऐसे कुछ देर बैठकर बात करते हैं। वक्त निकल रहा था। गोविंद की नजरें घड़ी पर ही थी। 2, 3, 4 ऐसे समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। गोविंद को गुस्सा आकर, गीता, अभी 4 बज गए हैं, अब चलें हम। इतने दिन बाद आए हैं यहाँ, एक दिन रुककर कल चलते हैं ना। ऐसे बोलते ही गोविंद की शांति भ्रष्ट होकर गुस्सा आ जाता है। क्या है, नाटक है? वहाँ मेरी बहन आकर मेरा इंतजार कर रही है। मेरी बहन और मुझे ना मिलाने का ये फालतू सा प्लान है। कुछ भी कहूँ तो सह लेगा, कुछ भी करूँ तो चुप रहेगा, ये सोचा था। तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। क्या मेरी बहन आई है ये पता है, फिर भी तुम्हें यहाँ क्यों ले आया हूँ पता है? मेरी तरह ही एक भैया अपनी बहन का इंतजार कर रहा होगा, इसलिए ले आया। इसलिए लाया ना कि तुमसे डर कर, क्योंकि एक भैया का अपनी बहन पर कितना प्यार रहता है ये सिर्फ मुझे पता है। समझी तुम? तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आकर उसकी गाड़ी शुरू कर रहा था कि गीता आकर उसके पीछे बैठकर, मुझे माफ कीजिए, एक भाई की बहन होने के बावजूद एक बहन का अपने भाई पर प्यार समझ नहीं पाई मैं। ऐसे माफी मांगती है। गोविंद कुछ बोले बिना गाड़ी स्टार्ट करता है। दोनों मिलकर घर आते हैं। घर के पास शांति इंतजार कर रही थी। भैया को देख, भैया। सॉरी बहना, लेट हो गए। कोई बात नहीं, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही हूँ, आओ। ऐसे बोलकर अंदर जाते हैं। शांति भैया को राखी बांधकर, मैं चलती हूँ भैया। कहाँ जा रही हो? कभी नहीं आती तुम। 4 दिन तक तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी। वो देखकर गोविंद भी बहुत खुश हो जाता है।